in my son's policy document, which is where the sum assured is 10 lakhs of rupees, it clearly states that there is no that all room categories are covered as per the policy. 10 lakh ka sum assured ka premium is 37,000 rupees. We had purchased this policy with the specific understanding के all room categories include होते हैं. The balance has been deducted, 1,04,000 has been deducted towards proportionate as per member opted higher room category than eligibility. Please collect this amount from member. लेकिन as per their policy document तो all room categories are covered. पहले लगा के हॉस्पिटल कुछ गलती कर रही है, लेकिन फिर समझ में आ गया कि ये जो सारा जो lack of integrity था, that was purely from the side of the insurance company, that is Tata AIG. This felt like it बहुत ही helpless feel कराया इन्होंने हमको, और बहुत ही ज्यादा एक फ्रॉड और एक चीटिंग जैसा हमको एटमॉस्फेयर लगने लगा था थोड़ा. तो 10 लाख का बीमा खरीदते हैं, 37,000 के आसपास का प्रीमियम देते हैं, और जब इस बीमा के जरिए क्लेम लेने की बारी आती है तो कंज्यूमर हेल्पलेस महसूस कर रहा था. नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और ऐसी एक हेल्पलेस कंज्यूमर की कहानी आपके सामने रखने वाली हूं ताकि हम समझ सके कि हेल्थ इंश्योरेंस में चल क्या रहा है, क्यों पॉलिसी होल्डर चक्कर पर चक्कर काटने के लिए मजबूर है, क्यों इंश्योरेंस रेगुलेटर इन कंपनियों पर कोई एक्शन नहीं ले पाता है और इन कंपनियों की मनमानी ऐसे ही चलती रहती है. लेकिन आप इस मनमानी से कैसे बच सकते हैं या बच ही नहीं सकते हैं, यह है मेरा सवाल. मैं हूं प्रियंका संभव और अगले 20-25 मिनट हम समझने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस में जो लूप होल्स हैं वो कैसे कंज्यूमर को फंसा देते हैं. अनदेखे मेडिकल कॉस्ट से निपटने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं और यही निशित शाह के बेटे शनाई ने भी किया. प्लान हॉस्पिटलाइजेशन था, इसलिए प्री अप्रूवल लिया और प्री अप्रूवल के समय से ही कहा गया कि वो स्टैंडर्ड सिंगल रूम के लिए एलिजिबल हैं. लेकिन सवाल यह है कि जब पॉलिसी में साफ साफ लिखा है ऑल रूम कैटेगरी की एलिजिबिलिटी है, ऑल रूम कैटेगरी कवर्ड, तो फिर वो एक सिंगल रूम क्यों लें? पैसा तो उन्होंने दिया है ऑल रूम की कैटेगरी वाले बीमा के लिए, पर कंपनी का स्टांस बदल गया जब बारी आती है कि आपको जो है किस रूम में अपना इलाज करवाना है. पॉलिसी के मुताबिक शनाई ने अपना इलाज उस कमरे में करवाया जिसमें वो करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने चूज किया था एक ऐसा बीमा जिसमें किसी तरह की रूम पर कैपिंग नहीं थी. शनाय शाह ने पिक किया सुपर डिलक्स एसी रूम जिसमें वो कंफर्टेबल थे. उन्होंने इसके लिए प्रीमियम पे किया था, लेकिन उनकी ये चॉइस जो है ना उनके फादर के लिए बड़ी सिरदर्द बन गई जब शनाय के फादर निशित पहुंचे डिस्चार्ज के प्रोसेस के बाद क्लेम के प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए. आइए एक बार फिर से सुनते हैं निशित शाह को. जब भी डिस्चार्ज का टाइम आया तभी 1 बजे से लेके 8 बजे तक इन्होंने बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए, इंक्लूडिंग जसलोक हॉस्पिटल के ऊपर इन्होंने एक एलिगेशन डाली wherein they said that it is deducted as per tariff not to be collected from member. उसका मतलब हमने समझने की कोशिश की तो उसका मतलब ऐसा समझाया गया हमें कि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में जो अग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से हॉस्पिटल ने ज्यादा चार्ज किया था, लेकिन उसके क्लैरिफिकेशन पे हॉस्पिटल ने उनको रिस्पांस दिया और उसके बाद वो जो रिस्पांस विच वाज एब्सोल्युटली प्रॉपर, उसके बाद उन्होंने एब्सोल्युटली साइलेंस रखा और हमने करीबन वी मे हैव मेड अबाउट 50 to 80 फोन कॉल्स एंड एवरी टाइम दे सेड 5 minutes 10 minutes 5 minutes 10 minutes. 8 बजे को मैडम the accounts window shuts at Jaslok Hospital and we were under a lot of pressure. My son was in pain. 11 o'clock मॉर्निंग से डॉक्टर ने कह दिया था कि आप डिस्चार्ज ले सकते हो, लेकिन एक्चुअली जो इन्होंने 1 बजे से लेके जो प्रोसीजर को बहुत ही पोस्टपोन किया है,
तो हमने फिर फाइनली हमारे ही क्रेडिट कार्ड से पैसा दे करके उसका डिस्चार्ज करवा लिया है। फाइनली उनका हमको ईमेल आया 11:13 को रात को that they have approved now 4,92,000 rupees and the balance has been deducted, 1,04,000 has been deducted towards proportionate as per member opted higher room category than eligibility. Please collect this amount from member. लेकिन as per their policy document तो all room categories are covered. तो इन्होंने ऐसा क्यों किया मुझे समझ में ही नहीं आया और पता ही नहीं चला। तो बीमा कंपनी ने ऐसा क्यों किया? खुद जो पॉलिसी होल्डर के फादर हैं वो कह रहे हैं समझ में ही नहीं आया। और सोचिए 11 बजे कहा गया कि डिस्चार्ज हो जाएगा आपका पेशेंट, आपका बेटा, लेकिन 8 बजे तक हाँ और ना चलती रही। अब मैं आपको बताती हूँ कि इरडा जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसके क्या नियम है। कैशलेस क्लेम को सीमलेस बनाने के लिए 2024 में इरडा ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था जो कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी कैशलेस क्लेम का अप्रूवल या कहें कि इनिशियल ऑथराइजेशन जो है 1 घंटे में करेगी और 3 घंटे के अंदर फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में शनाई शाह की टाइमलाइन कुछ ऐसी रही है। 11 बजे डॉक्टर ने कहा वो जा सकते हैं। कुछ घंटे बाद जब उनके फादर ने पूरा प्रोसीजर शुरू किया तो 3:55 पर मेल आता है कि जो पूरा खर्चा रहा है वो 6,03,800 रुपए का रहा है। इसमें कंपनी तैयार हुई है 4,66,800 रुपए देने के लिए। 7,000 की पेमेंट पॉलिसी होल्डर को करनी होगी और बाकी 1,30,000 कहा गया कि मेंबर नहीं देंगे। ये लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि ये मेंबर नहीं देंगे। और इसी का जिक्र भी निश्चित कर रहे थे कि उनको कहा गया ये हॉस्पिटल कुछ कर रहा है आपके साथ, टाटा एआईजी के रिप्रेजेंटेटिव ने उन्हें कहा। और तब शुरू होता है बार बार कॉल्स का सिलसिला। हॉस्पिटल कहता है कि भाई आप जब तक ये पैसे नहीं चुकाएंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। कंपनी कहती है अगर आपने ये पैसे चुका दिए, हमने तो लिख दिया कि आपको ये पैसे नहीं चुकाने हैं। 50 से 60 फोन कॉल्स चलते रहे। हर 10 मिनट में वादा किया गया कि अभी हम कुछ फाइनल कर रहे हैं। फाइनली 8 बजे थक हार कर शाह परिवार ने ये जो 1,30,000 रुपए की पेमेंट फंस रही थी वो कर दिया। कहा कि चलो अब घर चलते हैं, नहीं तो एक रात और यहाँ पर बितानी पड़ेगी। जब वो घर पहुंच चुके हैं रात को 11:13 पर टाटा एआईजी का मेल आता है कि भाई 4,92,000, पहले कहा था 4,66,000, अब कह रहे हैं 4,92,000 की वो पेमेंट जो है वो अप्रूव हुई है। लेकिन जो 1,04,000 है वो मेंबर को देना है। देखिए आप कंपनी का स्टैंड बदल गया। पहले उन्होंने कहा 1:55 में दिन में कि मेंबर को नहीं देना है, रात को कहने कि मेंबर को देना है। और इस बीच में शाह परिवार जो है बीमार बेटे को देखे, हॉस्पिटल की से बहस करे या फिर इंश्योरेंस से क्लैरिटी ले, ये सब कुछ चलता रहा। इस मामले को जब निशित जी ने मेरे साथ शेयर किया तो मैंने उनके इस पूरे केस को टाटा एआईजी के सामने रखा। अब आपको बताते हैं कि टाटा एआईजी का जवाब क्या आया है। टाटा एआईजी ने कहा हमें शनाई निशित शाह के क्लेम से जुड़ी चिंता की जानकारी जो है वो मिल चुकी है। वो अपने इलाज के लिए जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। बीमित व्यक्ति का 5 मई को ऑपरेशन हुआ और उन्हें 7 मई को डिस्चार्ज किया गया है। यानी कंपनी को पूरी टाइमलाइन पता थी कब वो आए हैं कब गए हैं। अस्पताल में भर्ती के दौरान बीमित व्यक्ति ने यानी शनाई ने डीलक्स रूम श्रेणी का चयन किया। हालांकि टाटा एआईजी और अस्पताल के बीच तय पैकेज और टैरिफ व्यवस्था के अनुसार कैशलेस ऑथराइजेशन केवल सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी तक उपलब्ध है। इसी कारण से फाइनल ऑथराइजेशन के समय नेटवर्क टीम और अस्पताल के बीच लागू पैकेज शर्तों को अलाइन करने के लिए क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी, यानी वो जो कॉल्स हो रहे थे। हालांकि बीमित व्यक्ति की पॉलिसी सभी रूम कैटेगरीज के लिए एलिजिबल है, लेकिन तय पैकेज से अधिक रूम कैटेगरी के लिए रीइंबर्समेंट क्लेम करना होगा। इसके लिए भुगतान की रसीद, भरा हुआ क्लेम फॉर्म और नेफ्ट विवरण जमा करना आवश्यक होगा। इसके अलावा हमारी टीम ने पॉलिसी होल्डर को पूरी प्रक्रिया और रीइंबर्समेंट के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में जानकारी दे दी है। रीइंबर्समेंट क्लेम की प्रोसेसिंग जो है उसमें हम सारी मदद भी करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि निशित शाह को पता ही नहीं था कि ये रीइंबर्समेंट के जरिए मिला जाएगा। ना कंपनी ने पहले जिक्र किया, लेकिन अब हमारी मेल जब पहुंची है तो टाटा एआईजी ने कहा कि हाँ ये आपको रीइंबर्स किया जाएगा, आप ये पेपर जमा कीजिए। और इससे पहले उन्हें कभी बोला ही नहीं गया। उन्हें यही समझ में आ रहा था कि ये उनको अपनी जेब से देना होगा, जबकि उनके पास 10 लाख का सम इंश्योर था।
कैशलेस इलाज उनको देना था, वो क्लेम करने के बिल्कुल हकदार हैं, लेकिन उन्हें अपनी जेब से ये पैसे देने पड़े ना, उन्हें बताया गया कि आप इसे रीइंबर्स कर सकते हैं। और ये मैं कैसे कह रही हूँ, मैं आपको निशित शाह का वो बयान सुनाना चाहती हूँ जब मैंने उनसे पूछा कि आपसे कंपनी ने कब कॉन्टैक्ट किया कि आप ये रीइंबर्समेंट ले लें। तो एक बार सुनते हैं निशित शाह की बात। ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई थी, क्योंकि उनके द्वारा हमें जो लास्ट कम्युनिकेशन मिला है दैट वाज ऑन 7th May at 11:13 PM, और उसमें क्लियरली लिखा था 1,04,000 डिडक्टेड टुवर्ड्स प्रोपोर्शनेट एज मेंबर ऑप्टेड हायर रूम देन एलिजिबिलिटी, प्लीज कलेक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम मेंबर। तो मतलब ये आपका कम्युनिकेशन उनको गया है, उसके बाद ही शायद उन्होंने अग्री किया होगा, क्योंकि इनका कोई इंटेंशन तो मुझे ये लास्ट अप्रूवल से लग नहीं रहा था कि ये बाद में देंगे ये लोग। और वैसे भी ये कैशलेस है, वैसे भी ये कैशलेस जो हमारा है जिसमें ऑल रूम कैटेगरीज कवर्ड है, देन इट हैज टू बी ग्रेसफुली एंड एज पर लॉ सेटल्ड, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो सेटल नहीं हुई बातचीत और क्लेम के पैसों को लेकर ये पूरी बातचीत, जब तक कि हमने उनसे सवाल नहीं पूछा। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, निशित शाह और शनाई जैसा ये जो केस जो हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये इकलौता केस है। पिछले 3 साल में लगातार हम देख रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंप्लेंट्स कैसे बढ़ रही हैं। और कंप्लेंट्स ही नहीं, प्रीमियम कॉस्ट कितनी बढ़ी है, क्या आपको आइडिया है? मार्च 2026 में लोकल सर्कल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि पिछले 3 साल में कई लोगों का प्रीमियम जो है वो 50% से 200% तक बढ़ गया है। और इनके सर्वे में शामिल 18,000 लोगों में हर 10 पॉलिसी होल्डर में 4 लोगों की पॉलिसी पार्शली या फुली रिजेक्ट हुई थी। तो किस लेवल पर पॉलिसी रिजेक्ट हो रही हैं और आप क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या कोई जवाब है इसका? मेरे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा जुड़ रहे हैं, जो लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदिए, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला रूल है प्रोटेक्शन और हेल्थ इंश्योरेंस सबसे जरूरी है। लेकिन ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस किस काम का हर्षवर्धन जी, जब उसकी जरूरत पड़ी? आपने सुना फादर सन ड्यूओ का जो पूरा स्ट्रगल रहा, तो आपको कन्विंस करने में आप कन्विंस कर पाते हैं लोगों को खरीदिए, अगर इस तरह के एक्सपीरियंस से लोगों को गुजरना पड़ता है बीमा खरीदने के बाद? देखिए प्रियंका, ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि इतनी जरूरी फाइनेंशियल प्लानिंग टूल जो है इंश्योरेंस, उसके साथ इतनी बेईमानी की जा रही है। सिंपल सा पॉइंट है, अगर एक इंश्योरेंस जैसा जंगल का एक एग्जांपल लें कि इंश्योरेंस एक जंगल है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उसका एक फूड चेन होता है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है वो टॉप ऑफ द फूड चेन होता है और सबसे कमजोर जो होता है वो बॉटम ऑफ द फूड चेन होता है। तो ये इंश्योरेंस के जंगल में एक पॉलिसी होल्डर सबसे कमजोर प्राणी है, जिसको जब चाहे जो चाहे उसको रौंद के आगे निकल जाता है। ये एक एग्जाम्पल ऐसा ही है जहां पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे बेचते वक्त एकदम क्लियरली इंश्योरेंस कंपनी ने लिखा है कि ऑल रूम कैटेगरीज आर कवर्ड। तो आप जब क्लेम के टाइम पे उन्हें सता रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं ये बोल के कि आप सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम में रहिए, तो ये बेईमानी कहलाती है। और आपने अपनी पॉलिसी फीचर्स में उसके हिसाब से प्रीमियम कलेक्ट किया है, और जब वक्त आया उसे देने का, तब आपने उसी मौके पे, जब वो हॉस्पिटल में है, जब वो डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, उस समय आपने उन्हें फोर्स किया कि वो एक सिंगल प्राइवेट AC रूम में क्यों नहीं रहे, उसकी उनको पेनल्टी के रूप में उन्हें परेशान किया गया। आई थिंक ये पूरी बीमा इंडस्ट्री को एक इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। हम बात करते हैं इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भरोसा नहीं रहा लोगों को इंश्योरेंस पे। जब आपको पॉलिसी, इंश्योरेंस क्या है प्रियंका? इंश्योरेंस एक वादा है, इंश्योरेंस सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, आपके हाथ में दिया जाता है एक प्रॉमिस के रूप में कि जब आपको जरूरत पड़ेगी ये मैं आपके भरोसे को पूरा करूंगा और मैं आपकी उस समय मदद करूंगा। अब यही प्रॉमिस को आपने अगर तोड़ दिया वक्त आने पे, तो इंश्योरेंस का मायना ही खत्म हो गया। अब आपको ये समझना होगा कि इसमें रेगुलेटर का बहुत बड़ा रोल है कि आप एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसमें पहले लोगों का भरोसा लाना होगा। भरोसा कैसे होगा? ऐसी कोई भी कंपनी है जो अपने पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस के विपरीत जाके लोगों को परेशान करती है, तो आपने क्या एक्शन लिया? एंड में तो चलिए किसी ने झगड़ा कर लिया, किसी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, तो आपने उसको क्लेम दे दिया,
लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये कंप्लेंट फाइल करने की प्रक्रिया मालूम ही नहीं है, जो ये कंप्लेंट फाइल करते नहीं है क्योंकि वक्त नहीं है उनके पास या इतनी बड़ी रकम नहीं होती। तो व्हाट अबाउट दोस पॉलिसी होल्डर्स? आई थिंक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल प्लानिंग टूल है जिसको हर इंसान को लेना ही चाहिए, लेकिन सामने उनके साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही स्टैग्निंग है, बहुत ही दुर्भाग्य है। तो हमने तो यही सुना है और समझा है कि कंज्यूमर इज किंग, बट कंज्यूमर इज नॉट किंग जब आप इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। कंज्यूमर इंश्योरेंस कंपनी के मर्सी पर है। कंज्यूमर इस बात पर है कि किसी तरह जो है भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए और क्लेम निकल जाए, मतलब मरीज की चिंता से ज्यादा क्लेम जो है वो कहीं ना फंस जाए, ये है। और यहाँ पर तो चलिए शनाए जो थे वो एक यंग एडल्ट हैं, वो पेन को होल्ड कर रहे थे, पर ऐसे और ग्रीवियस सिचुएशन होते होंगे जब पेशेंट की हालत खराब हो रही हो और पता नहीं उस पर क्या बीत रही हो और उसको इतना लंबा इंतजार करवाया जा रहा है, राइट? जी प्रियंका, हॉस्पिटल एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे आप बेफिजूल के वक्त बिताना चाहेंगे। ये होटल नहीं है, ये हॉस्पिटल है। जैसे आपको डिस्चार्ज कहा जाता है, हर एक पेशेंट जो है वो घर जाना चाहता है। अब इस प्रोसेस में आपने उनकी पूरा दिन खराब कर दिया और वहां पे आप उन्हें दौड़ा रहे हैं। हॉस्पिटल उनकी सुन नहीं रहा है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी सुन रहा है। तो मैंने कहा ये पूरे फूड चेन में जो पॉलिसी होल्डर है वो सबसे वीकेस्ट कड़ी है। मतलब उसे जब चाहे जो चाहे उनके साथ जो भी कुछ कर सकता है। ठीक है। और ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत आती है क्योंकि रेगुलेटर ने इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योरेंस कंपनीज पे नहीं लिया है और ना ही कोई हेल्थ रेगुलेटर है जो हॉस्पिटल्स को कंट्रोल कर सके। ओके, आज मैं रेगुलेटर वाले क्वेश्चन पर आऊंगी, पर उससे पहले मैं यहाँ पर कंपनी का पक्ष आपके सामने रखना चाहती हूँ। कंपनी ने कहा है बहुत क्लियरली कि भाई ये जो पूरा जो टाइम लगा है फाइनल ऑथराइजेशन में, उसमें जो पेज फंसा था वो था सिंगल प्राइवेट रूम कैटेगरी, जिसके लिए वो अलाउड थे और उन्होंने वो नहीं लेकर के डीलक्स रूम ले लिया और यहीं वो पेज फंस गया। तो ये पेज जो फंसा है, इसमें जो दलील कंपनी दे रही है, आप इससे सहमत हैं या नहीं है? प्रियंका, सहमत कैसे कोई हो सकता है? आप देखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पूरे क्लेम प्रोसेस को गवर्न करता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट बहुत क्लियरली कह रहा है कि एक पेज आपका जो इंश्योर्ड पर्सन है वो एडमिशन के टाइम पे ऑल रूम कैटेगरीज कवर्ड, और आपने प्रीमियम उसी के हिसाब से किया। जो भी फीचर्स आप ऑफर कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी कॉस्टिंग की है और उस हिसाब से आपने पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट किया है। जब आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहता है कि ऑल रूम्स कवर्ड, और जब आप एक्चुअली एडमिशन के लिए जाते हैं और तब कंपनी कहती है कि नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी सिंगल रूम है, तो ये तो मिसमैच हो गया। इसमें कहां से ये दलील वैलिड है? और बाद में ये कह रहे हैं कि बाकी का जो पैसा है रीइंबर्समेंट में लीजिए। बताइए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में कहां लिखा है कि आपको ये प्रोसेस है कि स्टैंडर्ड एसी रूम कैशलेस में मिलेगा, उसके ऊपर का जो है आप रीइंबर्समेंट में लीजिए। लेकिन एक सेकंड हर्ष, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। ठीक है, आपने कहा कि पॉलिसी कह रही ऑल रूम कवर्ड, पर रीइंबर्समेंट में लीजिए, ये बात भी उन्हें कभी नहीं बोली गई जब तक कि हमने उन्हें मेल नहीं भेजा है। एग्जैक्टली। सो मैं प्रियंका, यही पॉइंट है कि इंश्योरेंस कंपनीज आपके साथ उन्होंने जो भी आपने फ्लैशेस दिखाए हैं उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि एलिजिबिलिटी बोला है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसमें इतना ले लीजिए, बाद में जाके रीइंबर्समेंट ऊपर का ले लीजिए। तो दो सवाल है। पहले तो कहीं भी इन द एंटायर प्रोसेस उन्होंने ये नहीं लिख के भेजा कि एलिजिबिलिटी आपकी इतनी है, उन्होंने कि आप बाद में ले लीजिए, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब उनका रूम कैटेगरीज ऑल रूम कैटेगरी कवर्ड है, तो कैशलेस में सिंगल रूम क्यों है? कैशलेस में क्यों स्टैंडर्ड रूम है? क्यों नहीं कैशलेस भी आपको ऑल रूम कैटेगरीज का ही होना चाहिए? नहीं तो फिर कैशलेस का मीनिंग क्या हुआ? और पॉइंट ये इग्नोरेंस के पे ये कंपनी जीती हैं कि जब तक पॉलिसी होल्डर को खुद को नॉलेज नहीं हो तब तक वो लड़ेंगे नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मैंने एक छोटा सा गूगल सर्च किया था आपसे कॉन्वर्सेशन, जब मैं उनकी बातें सुन रहा था। थोड़ा पुराना डेटा लेकिन वैलिड डेटा है। 2023-24 में, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 में टोटल क्लेम्स जो IRDA जो इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के साथ फाइल किए गए थे वो था करीबन 52,575 क्लेम्स। ठीक है, ये 2023-24 की बात है। उसमें से जो ऑर्डर्स पास हुए, जो क्लेम्स वैलिड, जो ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स वैलिड हुई थी और उसको प्रोसेस किया गया था पेमेंट के लिए, वो थी 36,850। विच मींस जितनी ग्रीवेंसेस फाइल हुई हैं उसका 70% ऑर्डर्स हैव गॉन इन फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। 24% क्लेम्स ऐसे हैं जो ज्यूरिसडिक्शन आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन थे या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था, उसके लिए प्रोसेस नहीं हुआ।
मात्र 6% कंप्लेंट ऐसी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में गई हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर आपने एज एन इंश्योरेंस इंडस्ट्री आपने मान लीजिए 1 लाख क्लेम रिजेक्ट किया है, कितने ऐसे 1 लाख क्लेम्स में से हैं, ऐसे रिजेक्शंस में से हैं जो कंप्लेंट फाइल करते हैं? मुझे नहीं लगता ये नंबर 10% से ज्यादा होगा। अब जितने कंप्लेंट्स फाइल हुई है उसमें से भी 70% क्लेम्स हैव गॉन इन फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। इसका मतलब सिंपल होता है कि 1 लाख के 1 लाख लोग पूरे के पूरे फाइल किए होते तो 70% ऑर्डर्स तो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर के फेवर में आती। अब क्योंकि 10% ने ही फाइल किया है तो उसका 70% आया है, और 24% तो इसके लिए नहीं प्रोसेस हुआ क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हुआ थे, जुरिस्डिक्शन के बाहर थे। मात्र 6% ग्रीवेंसेस जो फाइल हुए वो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में गई है। तो मैं तो एनकरेज करूंगा सबको कि जिनका क्लेम रिजेक्ट होता है आप सभी फाइल करिए ग्रीवेंस में। अगर जो आंकड़े देखते हैं ऑर्डर्स इस फेवर में है कि पॉलिसी होल्डर के फेवर में ऑर्डर्स आएंगे, और 6% ही ऐसा क्लेम था जो जो कंप्लेंट थी जो इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में गई है। ओके, सो ये point कंप्लेंट जो है, नहीं फाइल ये- करना भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निशित और शनाई जो हैं, बाप और बेटे जो हैं, अपने अधिकार के लिए आगे आए, मुझसे संपर्क किया। मैं पहले भी कंज्यूमर इश्यूज कवर करती रही हूँ, तो मुझसे संपर्क किया, मैंने कंपनी से बात की और फाइनली ऑलमोस्ट मतलब 10-15 दिन के अंदर उनको रेजोल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े जो बताए अभी हर्ष ने, वो बता रहे हैं कि मेजॉरिटी केसेस में कंज्यूमर के फेवर में जो है वो फैसला सुनाया गया है। केवल 6% शिकायतें ऐसी थी जो कंपनी के फेवर में गई है। वैसे एक आंकड़ा मैं भी रखना चाहूंगी, सरकार ने संसद में बताया कि इंश्योरर नॉट डिस्पोज्ड ऑफ द क्लेम, ये जो है मतलब बीमा कंपनी ने क्लेम का निपटारा नहीं किया, ये सबसे बड़ी शिकायत है लोगों की। और लगातार 3 साल से लोग ये कह रहे हैं कि निपटारा नहीं हो रहा है, मामला अटक जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुल शिकायतें जो थी बीमा की, उसमें 49% जो थी वो क्लेम रिलेटेड थी। इरडा और वित्त मंत्रालय के आंकड़े में देख रही थी, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े 97,503 शिकायतें रेगुलेटर के पास पहुंची थी, और फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,37,361 हो गया था। ये 41% की बढ़ोतरी है। और ऐसे में सवाल है कि अगर आप प्रीमियम चुका रहे हैं और इसकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये अगर आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो रेगुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी इरडा का एक नया प्रपोजल, और हर्ष आपका भी रिएक्शन चाहूंगी इस पर। इरडा ने ये प्रपोज किया है कि इंश्योरेंस कंपनी के जो सीईओज की सैलरी है उसको कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए, क्लेम की स्पीड के साथ जोड़ा जाए। कंज्यूमर की शिकायतों के बढ़ने पर पे कट तक का सामना उनको करना पड़ेगा। स्किन इन द गेम अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाने की बात की जा रही है। प्लीज मार्क माय वर्ड, ये अभी प्रपोजल है इरडा का, ताकि कंपनियां जो हैं उनका ध्यान केवल प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं रहे, ट्रांसपेरेंसी पर रहे और मिस सेलिंग कम हो। इरडा के इस प्रपोजल पर आपका क्या रिएक्शन है? सोच तो अच्छी है। प्रियंका, मैं आपको बताता हूं, आईआरडीए को स्टैट्यूटरी पावर्स दिया गया था सन 2000 में। हम 2026 में हैं और अभी हम ये बातें कर रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो सीईओ की सैलरी कट होगी। क्या आपको 26 साल लगे ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है मार्केट में? और आप अभी ये भी आप बोल रहे हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे आपको सीईओ की सैलरी लिंक करनी है। आप उसे मेजर कैसे करेंगे? और अगर मेजर कर भी लिए तो क्या मैट्रिक्स आपके सामने है कि आपको सीईओ की क्लॉबैक करनी है सैलरीज वगैरह? ये बहुत अच्छा मूव है। मैं कहूंगा कि देर आए सवेर आए, जितना जल्दी हो एटलीस्ट आप उसे इंप्लीमेंट करिए। मैं सिंपल आंकड़े देख रहा हूं, ऑम्बुड्समैन के डेटा आपके पास है एज ए रेगुलेटर। ओके, कितने क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं साल में, उसमें से कितने लोग कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल करने के बाद कितने ऑर्डर्स इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में जा रहे हैं और कितने ऑर्डर्स पॉलिसी होल्डर के नाम पे जा रहे हैं। बस इतना सा डेटा देखना है आपको। अगर मेजॉरिटी ऑफ द कंप्लेंट्स दैट आर फाइल्ड, अगर वो पॉलिसी होल्डर के हित में ऑर्डर्स जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? सवाल वहां से होना चाहिए कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी के लेवल पे सेटल नहीं हो सकते थे? क्यों एक पॉलिसी होल्डर को दौड़ाया जा रहा है? क्यों एक पॉलिसी होल्डर को उस तकलीफ में दिया जा रहा है कि साल 2 साल, आजकल इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के ऑफिस में भी इतने केसेस आए हुए हैं और उनकी मैन पावर इतना नहीं है, हियरिंग आते आते, आपका केस आते आते 2 या 2.5 साल लगने लग गए।
तो ये क्यों एक अननेसेसरी एक बर्डन बढ़ाया जा रहा है? इंश्योरेंस कंपनीज क्यों नहीं उसी समय अपने लेवल पे ही पॉलिसी होल्डर को जो उनका हक बनता है वो उसे बिना सताए उनको दे दे? तो एटीट्यूड वहां होना चाहिए। आज की तारीख में ऐसा है कि आप अगर एक इंश्योरेंस कंपनी को कहेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं आईआरडी में कंप्लेंट फाइल करूंगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि उन्हें पता है कि आप आईआरडी के पास चले भी जाओगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। यही चीज आप कोई दूसरे मार्केट के रेगुलेटर के साथ करिए। उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं कि आप सेबी रेगुलेटेड कोई भी इंटरमीडियरी को कहिए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप अगर ठीक से नहीं करेंगे मैं सेबी में कंप्लेंट फाइल करूंगा। उनके पसीने निकल जाते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि सेबी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है जब ऐसी कंप्लेंट उनके पास आती है, और कंज्यूमर्स को कॉम्पनसेशन मांगने में भी डर नहीं लगता। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप कॉम्पनसेशन मांग के देख लो, अब इतनी परेशानी निश्चित को हुई है। मान लीजिए अगर ये कॉम्पनसेशन मांगने जाते हैं, पता है 2-2.5 साल बाद इन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगा 5,000 रुपए। अब आदमी सोचता है इतना लड़के फायदा है क्या, मैं 2-2.5 साल तक वहां पे जा रहा हूं। तो जब तक आप कंज्यूमर के हैरेसमेंट को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करेंगे, उनके साथ गलत होते रहेगा। अगर इस केस में हर्ष, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें जोड़ दी। ये तो बात हुई सिर्फ क्लेम की, जो उनको मिल रहा है 1,04,000 का कॉम्पनसेशन, मुआवजा, जो मेंटल हैरेसमेंट हुआ, जो इतनी देर तक उन्होंने इंतजार किया, वहां पर खड़े रहे, कभी हाँ कभी ना। अगर रीइंबर्समेंट ही देना था तो पहले ही इंस्टेंस में बोलते थे कि आप ये पे कर दीजिए, आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। कभी उनको क्लैरिटी से कुछ बताया ही नहीं गया। और कॉम्पनसेशन, वो जो मेंटल हैरेसमेंट से गुजरा है वो परिवार, उसकी क्या कॉस्ट है? 5,000 रुपए तो नहीं होगी, और 2-2.5 साल क्या कोई अपने आप को चक्कर लगाएगा उस 5,000 के कॉम्पनसेशन के लिए? प्रियंका, मैं ये कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने इस केस में जो आप कह रही हैं कि क्लियरिटी से नहीं बताया कि आपको बाद में रीइंबर्समेंट मिलेगा। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी, जितना मैं समझता हूं एज एन इंडस्ट्री, बताना चाहती ही नहीं थी कि आपको बाद में रीइंबर्समेंट मिलेगा। अगर वो बता देती तो बाद में क्लेम करते। जब वो कह रहे हैं कि उनके पूरे प्रोसेस में उन्होंने स्पेसिफिकली एक सेक्शन उन्होंने बताया था कि ये लिख के दिया है कि 1,30,000 रुपए आपको देने नहीं है, तो अगर आप दे देंगे तो हम आपको क्लेम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्लेम बनता ही नहीं देने का। तो इनफैक्ट जो अप्रोच है, जनरल अप्रोच, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी बताना ही नहीं चाहती। अगर आपने लड़ लिया, आपने जाके ग्रीवेंस फाइल किया, तब वो बोलेंगे हाँ ले लीजिए। तो वो इग्नोरेंस पे काम चलता है कि जितने लोग को पता है उनको दे दो, जिनको नहीं पता है उनको आई मीन झगड़ने दो अपने एजेंट के साथ में, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में। क्योंकि एक पॉलिसी होल्डर का इंटरेक्शन कहां होता है? जो उनके सामने है उन्हीं को वो बात करेंगे। अब ये इंश्योरेंस कंपनीज तो पीछे कॉल सेंटर के पीछे बैठी रहती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सीनियर बॉसेस हैं वो तो सामने आते ही नहीं है। तो ये अल्टीमेटली जब तक उन तक बात नहीं पहुंचेगी, उनको अपनी सैलरी में से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा कॉम्पनसेशन का, तब तक ये सुधार नहीं आने वाला। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आईआरडी एज ए रेगुलेटर की, कि आपको अगर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, जो भारत सरकार का भी उद्देश्य है। आप देखेंगे इंश्योरेंस फॉर ऑल, प्रधानमंत्री जी बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इंश्योरेंस हर एक इंसान तक पहुंचे, और उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सेक्टर रेगुलेटर आईआरडीए के ऊपर है। लेकिन अगर कंपनियों की ये मनमानी चलती रहेगी, और आप कह रहे हैं आईआरडीए जो है वो प्रपोजल तो पेपर में अच्छे बना रहा है, अगर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, तो इंश्योरेंस फॉर ऑल का सपना तो मुझे लगता है हमें नहीं देखना चाहिए। 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल, हम, आपको लगता है हम अचीव कर पाएंगे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कर पाएंगे। आई मीन आई डोंट वांट टू मिन्स वर्ड्स ऑल्सो, मुझे कुछ भी शुगर कोट नहीं करना है। अगर ऐसा रवैया रहा जहां पे आप हर एक पॉलिसी होल्डर से कुछ ना कुछ चुराना चाहते हैं, मैं ये वर्ड क्यों यूज करूंगा, उनका जो हक बनता था वो हक आप उनको इज्जत से नहीं देते हैं, सता के रुला के देते हैं, भगा के देते हैं, तो ये इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर बहुत सारे पॉलिसी होल्डर्स अपनी पॉलिसी रिन्यू भी ना करें, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ना तो छोड़ो, ऐसा बुरा एक्सपीरियंस होने की वजह से जिनके पास इंश्योरेंस है वो भी धीरे धीरे शायद अपना इंश्योरेंस रिन्यू करना छोड़ देंगे। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आईआरडीए की तरफ। ये बहुत अच्छा मुद्दा है जो आपने ये पर्टिकुलर केस को लेकर बताया। ये लाइव एग्जाम्पल है फ्रॉम अ वेरी रिनाउंड इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई छोटी मोटी है, लेकिन आईआरडीए जब तक स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योरेंस कंपनीज पे उनकी डेफिशिएंसी का नहीं लेगा, उनको पीनल एक्शन नहीं लेगा, कस्टमर को रिस्पेक्टफुली कॉम्पनसेशन नहीं देगा,
ये बदमाशी चलती रहेगी और ये परेशानी हर एक पॉलिसी होल्डर को झेलना पड़ेगा। इरडा की चुप्पी भारी पड़ रही है, कंपनियों की मनमानी चल रही है, कंपनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता आपको क्लेम मिले ना मिले, आप उसे कितना परस्यू कर सकते हैं, आपके पेशेंस की टेस्ट है, आपके नॉलेज की टेस्ट है एज ए पॉलिसी होल्डर। और केवल ये टाटा EIG का मसला उठा रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कुछ बड़े हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिनके खिलाफ सबसे ज़्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं वो मैं लेकर आऊँगी। ये नॉन लाइफ सेगमेंट की कंपनियां जो है, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस 20,527 शिकायतें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 12,859 केसेस, केयर हेल्थ इंश्योरेंस 10,281 केसेस, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस 7,970 केस, द न्यू इंडिया अश्योरेंस 7,768। ये टॉप 5 की मैंने पिक की है, लिस्ट काफ़ी लंबी थी पर टॉप 5 कंपनियां जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। इसमें हम हर तरह की कंपनी देख रहे हैं जिनके खिलाफ जो है शिकायतें कंज्यूमर जो हैं वो डाल रहे हैं। आपको पता है कि जब भी आपको किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से दिक्कत आती है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी से ही कॉन्टैक्ट करना है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म होता है जिसके तहत 3 दिन के अंदर उन्हें आपके मेल का जवाब देना है और 15 दिन के अंदर उन्हें रेजोल्यूशन देना है। जो रेजोल्यूशन वो देंगे, चाहे हाँ या ना, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसको फिर एस्केलेट कर सकते हैं। तो आप इरडा के पास जा सकते हैं, और इरडा के पास आप कैसे शिकायत कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सपर्ट यही बोल रहे थे प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी होल्डर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए पहले कंपनी के पास, कंपनी से जो रेजोल्यूशन दे रही है आप खुश नहीं है, आप जाइए इरडा के पास। आप अपनी शिकायत इरडा के बीमा भरोसा पोर्टल पर कर सकते हैं, शिकायत आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं complaints@irdai.gov.in पर। इनके 2 टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर भी आप कॉल कर सकते हैं 1555255 1800-425-4732। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते, कॉल नहीं कर सकते, आप पोस्ट के जरिए अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो आप जनरल मैनेजर इरडा को भेज सकते हैं, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट में, और ये उनका एड्रेस है हैदराबाद का, जहां आप हैंड रिटन जो है लेटर भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके लिए एज अ पॉलिसी होल्डर आप प्रीमियम दे रहे हैं, ये आपका अधिकार है कि आपको कंपनी जो है सेवाएं दे, आपको जब क्लेम की ज़रूरत हो तो वो पूरा दे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आपको भी आवाज़ उठानी ज़रूरी है। हर्ष, मुझे लगता है कि कंज्यूमर पर ओनस यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनियाँ तो इस तरह से मनमानी करती रहेगी अगर रेगुलेटर इन कंपनियों के लिए कुछ पुख्ता कदम ना उठाए, कुछ पुख्ता एक्शन नहीं लें। तो कंज्यूमर फाइनली, जो आप कह रहे थे हर्ष, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आना चाहूँगी, इसमें सबसे मजबूत कड़ी है क्योंकि वो पैसा दे रहा है, लेकिन सबसे कमज़ोर कड़ी कि उस पैसे के बिहाफ पे उसे वो सर्विस नहीं मिल रही है। डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। एब्सोल्युटली राइट प्रियंका, कंज्यूमर को अपनी आवाज उठानी होगी, बिकॉज तब ये आवाज आगे जाएगी। आज पार्लियामेंट में ये कॉन्वर्सेशन क्यों हुआ? इसके लिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बढ़ी है। तो हमने काफी शोज पास में भी किए प्रियंका, जहां हमने पूरा प्रोसेस बताया है, जहां पे इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन के केसेस कैसे हियरिंग होती है। प्रोसेस सिंपल है लेकिन लेंदी है। अब ये पॉइंट है कि अगर 2 साल के वेट के बाद में मुझे मेरे हक के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं कॉम्पनसेशन मांगता हूं तो पिडली अमाउंट ऑफ 2,000 रुपीज 5,000 रुपीज मिलेगा, तो ये डीमोटिवेट करता है एक इंसान को आगे तक जाने के लिए। वो कहते हैं कि जितने मेरे एफर्ट लगे हैं 2 साल तक वेट करना और झगड़ने के लिए, उसका मुझे जो कॉम्पनसेशन मिला बहुत कम मिला है, जो फेयर है। इट्स अ फेयर पॉइंट। तो यहां पे जरूरत है कि यहां पे एक रिस्पेक्टफुली एक हैरेसमेंट का कॉम्पनसेशन दिया जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री को खुद को इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आप नए प्रोडक्ट्स के नाम पे एड ऑन्स जोड़े जा रहे हैं। आप अगर देखेंगे आज की तारीख में होड़ इतनी है कस्टमर्स एक्विजिशन के लिए, एक सिंपल सा हॉस्पिटल का क्लेम देने के लिए उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेट कर रखा है, जहां पे एड ऑन फीचर्स ऐड करते हैं कि ये हो जाएगा तो हम ये एड ऑन देंगे आपको वगैरह वगैरह। अब सिंपल सा तो क्लेम आप प्रोसेस कर नहीं पा रहे हैं। आप एक ऑल रूम कैटेगरीज का बोल के आप उन्हें स्टैंडर्ड रूम में फोर्स कर रहे हैं रहने के लिए। तो ये एड ऑन्स के नाम पे जो आप पॉलिसी को और कॉम्प्लिकेट किए जा रहे हैं, आप किंतु परंतु पॉलिसी में जोड़ रहे हैं, इफ्स एंड बट्स आप जोड़े जा रहे हैं, तो ये क्लेम के टाइम पे पॉलिसी होल्डर्स को समझ में आएगा कि इसमें कितनी फाइन प्रिंट्स हैं। जो अल्टीमेटली वो बोलते हैं ना कि फाइन प्रिंट, रीड द फाइन प्रिंट,
तो मेरी सलाह ये रहेगी, इंश्योरेंस को एक बेसिक पॉलिसी की तरह ट्रीट करें कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता हूं, मुझे इज्जत से पैसे दे दो, बस इतना सा। उसके बीच में आप उसमें एड ऑन्स के चक्कर में ना जाएं। इंश्योरेंस कंपनी, जितना मैं समझ रहा हूं आज की तारीख में, फीचर ऐड किए जा रहे हैं पॉलिसी के अंदर, लेकिन क्लेम के टाइम पे सारे किंतु परंतु बाहर आएंगे, सारे इफ्स एंड बट्स बाहर आएंगे और सारा आईना आपको उस समय दिखाया जाएगा। तो अपना कॉस्ट बेफिजूल का ना बढ़ाइए एड ऑन्स के चक्कर में। सिंपल रखें कि मैं हॉस्पिटल में भर्ती होता हूं, मेरे सब लिमिट्स नहीं होने चाहिए, कैपिंग नहीं होनी चाहिए, और जो मेरा क्लेम आता है उसमें बिना को पेमेंट वगैरह के मुझे पैसा दे दीजिए। बस आई थिंक इतना सिंपल है। कंपनीज आपको कंफ्यूज करेंगी बहुत सारे एड ऑन्स देके, उसे नजरअंदाज करिए और अपनी पॉलिसी अपने परिवार के हिसाब से आप लीजिए। ओके, सो बेसिकली सिंपल रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हर्ष आपने यूज़ किया कि इज्जत से मुझे दे दीजिए क्लेम, क्योंकि मैं तो इज्जत से आपका प्रीमियम हर साल अदा कर रहा हूँ, मुझे भी वही उसी इज्जत के साथ क्लेम भी दीजिए जब मुझे आपके बीमा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कंज्यूमर वर्ल्ड के मैंने बड़े बड़े शब्द यूज़ किए, डेफिशिएंसी इन सर्विस है, रेगुलेटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन इन सब का निचोड़ जो है वो हर्षवर्धन ने कहा इज्जत नहीं मिल रही है पॉलिसी होल्डर को। कंपनी की मनमानी चल रही है, इड्रा के बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे कर देंगे, सरकार कह रही है 2047 तक सबको बीमा देंगे, लेकिन आप अपने पॉलिसी होल्डर को पहले इज्जत दीजिए, फिर बीमा फॉर ऑल पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच हर्ष आज इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ओके, सो अगर आप भी बीमा के इस तरह के चक्कर में फंसे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और आपने क्या उस कंपनी से जीत हासिल की या फंस कर रह गया आपका मामला, हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, सबसे बेहद ज़रूरी बात है, मुझे पता है बहुत बुरा लगता है, हम पैसे दे रहे हैं, हमें कंपनी को भी सीधे सीधे जब बीमा की ज़रूरत हो तो सब कुछ साफ साफ गोई से बता करके देना चाहिए, पर कंपनियाँ ऐसा कर रही हैं क्या? नहीं कर रही हैं, और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप भी अपनी आवाज़ ज़रूर उठाते रहिए। चलिए, इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।